वो कुछ कोई खास आदमी है नहीं ऐसा। सवाल कोई ढंग के नहीं दिए उन्होंने। आपने दिए? हाँ, तो ये ढंग के सवाल दिए नहीं है। चलो करो इस सवाल का उत्तर। सवाल में हिंदी और इंग्लिश गलत है आपस में। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्व करें ही करें। ये प्रश्न है हिंदी और इंग्लिश का मिस्टेक। इंग्लिश लिखा था वोल्टेज एट कांस्टेंट इज, यहां लिखा वोल्टेज स्थिरांक है। ये उसकी हिंदी होती नहीं है। तो बताओ क्या होती हिंदी? हिंदी ये है कि स्थिरांक पर वोल्टेज का मान क्या है, और ये जो कांस्टेंट है वो टाइम कांस्टेंट को बारे में बताता है। कैपेसिटर में हमने लिखा था कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो टाइम कांस्टेंट हम कहते हैं जब 63.2% चार्ज हो जाए। 100 वोल्ट का 63.2%, 63.2 ही होगा। उत्तर सीधा हो गया। ये टाइम कांस्टेंट पर पूछा हुआ है। ये आपकी डेफिनेशन यही तो लिखी हुई है सीधी सीधी। आपकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई, टाइम कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है कि यानी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज होने में लगा समय टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ये हिंदी खराब थी, इंग्लिश इसकी ठीक है। इंग्लिश को पढ़ोगे तो यही लगेगा द वोल्टेज, यानी वोल्टेज फाइंड आउट करना एट कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट मान पर। तो कांस्टेंट मतलब टाइम कांस्टेंट पर। तो टाइम कांस्टेंट पर कितना होता है भाई? 63.2%। और 100 वोल्ट का 63.2% कितना होता है? 63.2 होता है। अब ये इसलिए था कि इससे पहले एक और सवाल ऐसा आया था। ये लो, डिस्चार्ज के दौरान 50 वोल्टेज आरोपित होता है, उस समय नियत वोल्टेज क्या है? ये क्या है भाई? गलत हिंदी। ऊपर लिखा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग भी गलत है। डिस्चेंजिंग लिखा, डिस्चार्जिंग है। ओ पे कैपेसिटर सी ए 1000 माइक्रोफेरेड थ्रो रेजिस्टेंस 1 मिली ओम इज अप्लाइड विथ 50 वोल्ट, 50 वोल्ट पर अप्लाइड है। द वोल्टेज, वोल्टेज कितना होगा? 8 टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट पर वोल्टेज का मान बताइए कितना होगा? क्या कह रहा है कि हम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग,
यानी कि विसर्जन डिस्चार्जिंग के दौरान है जो 50 वोल्टेज आरोपित होता है कैपेसिटर से, कैपेसिटर से 50 वोल्टेज आरोपित हो रहा है डिस्चार्जिंग के दौरान। तो देखो कि यदि एक चार्ज करते हैं तो 63.2% हमारे पास वृद्धि हो रही है, 1 सेकंड में चार्ज हो रहा है। तो बताओ डिस्चार्ज कितना हुआ? तो 100 में से 63.2% घटाओ, कितना आया? 36.8%। कितना आता है? यानी कि डिस्चार्ज करोगे तो यदि आप इसको चार्ज करोगे तो यहां से तो आपका 63.2% है, लेकिन यहां की तुलना में तो ये 36.8% बना कि नहीं बना? और ये डिस्चार्ज के लिए दिया है, 50 वोल्ट दिया है, और टाइम कांस्टेंट क्या हो गया? टो। डिस्चार्ज भी होगा। अब ये 50 वोल्ट का 36.8% निकालो, तो 36.8 बटा 100 बराबर कितना आएगा? 18.4। तो 18.4 की जगह 18.35 रहा। ये दोनों टाइम कांस्टेंट पर सीधा सीधा सवाल है। यदि आप किसी को चार्ज करते हो तो 63.2% जा रहा है, तो डिस्चार्ज में कितना है? 100 में से घटा दो, तो कितना है टाइम कांस्टेंट पर? तो 36.8। अब हमारे पास इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। जैसे सबसे पहला सवाल यह है, प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया, प्लेट के बीच का अंतराल दे दिया, और समांतर प्लेट संदर्भ इतना वोल्टेज की आपूर्ति बता दी। यदि कैपेसिटर में पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य यह है तो संधारित्र में धारा क्या होगी? अब देखो कि ये सवाल है ना, आप बड़ा परेशान होंगे। मैं आपको इस सवाल को थोड़ा सा सिंपल वे में करता हूं। आपको मैंने सूत्र पढ़ाया था I बराबर सी डीवी बाई डी टी। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। मैंने आपको यह भी बताया कि C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी, यह भी बता रखा है। और इन्होंने कहा है कि एप्सिलॉन बराबर 2 इंटू एप्सिलॉन नोट है, लिखा। तो एप्सिलॉन बराबर क्या लिखूंगा? 2 गुणा एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? 8.854 इंटू 10 की घात -12। एरिया कितना दिया है? प्लेट का क्षेत्रफल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदला तो 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, और अंतराल 5 mm है तो 5 गुणा 10 की घात -3। अब 5 से तो 5 कट गया। अब इसको आप करो थोड़ा सा सरल, सरल ही करना पड़ेगा, और तो क्या ही कर सकते हैं इसका। 12 13 14 15 16, 16 में से 3 गया। अच्छा, एप्सिलॉन नोट तो ऑप्शन में है ही, तो मैं नहीं डेरिवेशन नहीं है, ऑप्शन में सब में एप्सिलॉन नोट दिया ना, मैं वैल्यू क्यों रुकूं? ऑप्शन सब में दे दिया ना भाई। तो एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख दिया? 2 एप्सिलॉन नोट इंटू ए का मान कितना? 5 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 बटा डी क्या है भाई? 5 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि मिलीमीटर में था और ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। 5 से 5 क्या हो गया भाई? कट गया। ये ऊपर है -4 और ये -3 है, नीचे तो ऊपर जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 0.2 एप्सिलॉन नोट। यही बन गया कि नहीं बन गया? गणना तो आ रही है ना, ये तो बन गया। ठीक है। अब ये कह रहा आई तो आई है, सी का मान ये कह रहा है 0.2 कह दो, ये बट्टा 5 कह दो, मैं 0.2 ही लिख दूं। 0.2 गुणा एप्सिलॉन नोट इंटू डी बाई डी टी है, और डीवी में वी का मान कितना दिया है? 50 साइन 1000 टी। यही दिया कि नहीं दिया? ठीक है। 50 एक नियत राशि है तो आगे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी तो 50.2 से गुणा किया तो 50 इंटू 2 100, 100 बराबर क्या हो गया? 10 एप्सिलॉन नोट आ गया, क्योंकि 50 बाहर आ गया ना। पीछे क्या बचा? डी बाई डी टी, और ये हमारे पास है साइन 1000 टी।
यही है। ओके, अब I बराबर 10 एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है? कोस ओमेगा टी। बिल्कुल सही बात है, साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी है, और ओमेगा हमारे पास कहां आएगा? आगे। तो कुल मिला के ये, क्योंकि 1000 टी का भी तो अवकलन करना पड़ता वापस, तो ये तो बाहर आ जाएगा। मैं पहले लिख दूं, कोस ओमेगा टी होता है तो कोस 1000 टी इंटू 1000 क्या आ गया भाई, और बाहर आ गया, क्योंकि 1000 टी का अवकलन करोगे तो वापस बाहर क्या आएगा? 1000 आएगा। अब 1000 को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा? 10 की घात 4 एप्सिलॉन नोट कोस 1000 टी। ये आपका उत्तर बनेगा। ये हमारे पास क्या हो गया भाई? एप्सिलॉन नोट 10 की घात 4, ये 1000 को 10 की घात 3 ही लिखा ना भाई, तो ये हमारे पास है। साइन वाला तो वैसे भी बन नहीं सकता, बनेगा तो कोस वाला ही। एप्सिलॉन नोट नीचे आएगा नहीं, एप्सिलॉन नोट ऊपर ही आएगा। वैसे तरीके से भी डायरेक्ट हो जाएगा यदि किसी ने किया है। अब बाकी के सोचेंगे आपने हमें ये नहीं पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया, और यहां तक अपने आईटीआई के एग्जाम में इतना ही आता है। ये करें जेई की तैयारी, तो जेई की तैयारी में इन दोनों को मिला के आगे और करना पड़ता है, क्योंकि आईटीआई में डेरिवेशन और इंटीग्रेशन किया नहीं जाता है। आईटीआई में डेरिवेशन इंटीग्रेशन है नहीं ना, तो ये डेरिवेशन, ये डेरिवे मतलब ये क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन यहां करना पड़ता है, जो कि आपने किसी के जिसके मैथ थी 11वीं 12वीं में किया होगा। ये वो बड़ा मामला है, अलग से कोई नई चीज नहीं है। चीज वही सी है, सी से सी का मान निकालना पड़ेगा, सूत्र वही है, आई बराबर सी बाई डी वाई बाई डी टी। नई चीज है कि आपको अवकलन आना चाहिए। ये आगे काम तो किसका हो रहा है? अवकलन का हो रहा है। अगला ये रहा एक और सवाल इनका कि 20 सेकंड में जब एक कैपेसिटर की वोल्टेज 100 वोल्ट से 80 वोल्ट तक गिरती है, तो आवेश पद्धति की सत्ती के द्वारा माना गया केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध इतना माइक्रोफेरेड होने का कारण क्या? ये यहां इसका सवाल नहीं है, ये केबल का सवाल है भाई। केबल का सूत्र अलग होता है। केबल में हमारे पास ग्रेडियंट का सूत्र होता है, कैपेसिटिव ग्रेडियंट, तो ये यहां नहीं होगा। ये वैसे भी आपके पास यदि किताब है तो ब्रह्मास्त्र में भी हमने उसमें जो केबल लिखा हुआ है ना, अंडरग्राउंड केबल, उसके पीछे पैरा वैद्युतिक लिख रखा मटेरियल, वहां कैपेसिटेंस का सूत्र लिख रखा, वो वहां से जाके होगा। और इसमें भी लोगोरिथमिक का गुण लगेगा, सीधा वो भी नहीं है, वहां होगा, यहां नहीं होगा। ये सवाल हमने कर लिया। अब बचा है सवाल ये कह रहा है 50 वोल्ट के साथ 1 किलो ओम प्रतिरोध के माध्यम से एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेड निर्वहन के दौरान डिस्चार्ज दौरान समय स्थिरांक पर वोल्टेज क्या है? समय स्थिरांक पर वोल्टेज हमारे पास डिस्चार्ज होगा तो 18.5 आएगा ना भाई, 50 वोल्ट है तो 50 क्यों रहेगा? डिस्चार्जिंग के दौरान 50 वोल्ट से हमारे पास क्या होने लगेगा? डाउन। तो 1 किलो ओम applied with a 50 वोल्ट वोल्टेज एट द टाइम कांस्टेंट, इट्स टाइम कांस्टेंट। यदि डिस्चार्ज के दौरान है तो कितना जाएगा? 18.5। चार्जिंग होता तो 63.2% हो जाता। ये हमारे पास एक सूत्र होता है, आई बराबर आई नोट ई की पावर माइनस टी अपॉन टो, ये सूत्र होता है। आई नोट है ना, आई नोट को तो हम लिखें V बटा R, और E की पावर माइनस टी, तो टी है टो बराबर, हमने समय नियतांक क्या होता है? RC, इसलिए यह सूत्र बनता है। E की पावर, ये E की पावर एक्सपोनेंशियल E की पावर कहलाती है, E की पावर माइनस टी अपॉन टो होता है। कैपेसिटर में रिलेटिव एरर अपने इधर कहीं है ही नहीं ना भाई, कि मापा गया 100 माइक्रोफेरेड हो, कैपेसिटर का सही माप 110 माइक्रोफेरेड है, तो ये आप गणित से भी एरर निकाल ही सकते हो। ये तो गणित वाला सवाल है। आपने एक खेत की लंबाई मापी, इतनी निकली है, बता त्रुटि कितनी है कि नहीं है? तो वही कैपेसिटर का है। एक कैपेसिटर का मापा गया माप है 100 और सही माप है 110, तो बताओ कितना गलत मापा? 10। कितने पर मापा? 110 पर, क्योंकि सही माप तो 110 है ना, तो 10 बटा 110 गुणा 100, ये तो वही है। आपने एक खेत की लंबाई मापी 100 मीटर, सही माप था 110 मीटर, बताओ त्रुटि कितनी है? वो उतनी है।
सेम सवाल हो तो कोई यही नहीं। एक सवाल ये है सवाल ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का। ये सवाल यहां का सवाल नहीं है, वैसे भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का है। परिपथ में कुंजी बंद होने के लंबे समय बाद कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा। ये कह रहा कुंजी बंद होने के बाद में कैपेसिटर का वोल्टेज है वो हमारे पास मान बताइए। कुंजी के बंद होने के लंबे समय बाद यानी t बराबर अनंत पर, t बराबर अनंत पर क्या होगा बता सकते हैं ना मान, कि नहीं बता पाएंगे। परिपथ में कुंजी के बंद होने के लंबे समय बाद कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है। परिपथ में कुंजी बंद हो गई अभी तुरंत, यदि जैसे ही अभी तुरंत कुंजी बंद होती है तो बंद होने पर कैपेसिटर है जो डीसी में हमारे पास क्या करता है भाई, डीसी को ब्लो करता है, एसी को क्या करता है पास करता है। डीसी को ब्लो करने का मतलब डीसी शॉर्ट सर्किट होगी ओपन होगी, ओपन होगी। चलो ये ओपन हो गया तो आपने ये स्विच जोड़ दिया, जोड़ने पर ये क्या हो गया ओपन हो गया। तो धारा यहां से आएगी सीधा यहीं जाएगी कि नहीं जाएगी भाई, बोलो हां ना, क्योंकि ये तो ओपन है ना, ओपन में तो धारा जाएगी नहीं। यदि यहीं जाएगी तो रास्ते में एक 100 ओम ये आया, 100 ओम ही क्या आया ये आया। अब 100 ओम है, दोनों 100 ओम है बराबर है, 12 वोल्ट डिवाइड होगा तो यहां वोल्टेज कितना आएगा 6, और यहां पर भी वोल्टेज कितना आएगा 6। अब इसके अक्रॉस 6 वोल्टेज आएगा, तो अब आप इसको वोल्ट मीटर के द्वारा इसके अक्रॉस मापोगे तो कौन सा वोल्टेज आएगा, समांतर वाला आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे 6 वोल्ट आएगा। अरे टिपिकल नहीं है, आप इसको देखो कि डीसी पर कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट होता है ओपन होता है, ओपन। ओपन हो गया तो ये खुल गया कि नहीं खुल गया, खुल गया। खुल गया तो धारा सीधी पार जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो 12 वोल्ट में से इस 100 पर 6 वोल्ट आएगा, इस 100 पर भी कितना वोल्ट आएगा 6। तो इसके एक्रॉस यदि हम वोल्टेज मापेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आएगा कितना, यहां पर मापेंगे तो ये 6 ही तो आएगा समांतर वाला, वो हमारे पास उत्तर होगा। ये तो भाई पता नहीं क्या सवाल है, ये है 12वीं क्लास वाला है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का विलगत गोला वायु में रखा हुआ है। ओहो, वैसे करो ना, सी बराबर एप्सिलॉन ए बाई डी 8.854 इंटू 10 की घात -12। एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है तो आप पाई आर स्क्वायर है, त्रिज्या कितनी है भाई 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 अपॉन क्या हो जाएगा ए। विलगित गोला है, आइसोलेटेड है गोला, वायु में रखा हुआ है। धारिता का मान क्या है, डी का मान क्या करना पड़ेगा, दो छोरों के बीच की दूरी करें, व्यास कर दूं क्या, 2 गुणा 10 की घात -2 1/36 पाई देखो कि पाई और 8.854 इसका एक और मान वैसे भी लिखा जाता है 1/36 पाई इंटू 10 की घात -9। ये और ये मान बराबर होता है, आप चाहें तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। कई जगह टेक्निकल में इस मान को भी काम में लेते हैं 1/36 पाई को, और चाहे तो आप कैलकुलेटर से 1 में 36 पाई का भाग दें तो आपका लगभग मान इसके क्या आएगा बराबर आएगा। तो टेक्निकल में कई जगह काम में इसको लिया जाता है। यदि मैं इसको ले लेता हूं तो फिर पाई और 10 की घात -2 बट्टा क्या आ जाएगा भाई 2, 2 से 2 नहीं सॉरी पाई से पाई कटा ना, पाई से पाई कटा 1/72,
इंटू 10⁻⁻9, 1 में भाग 10⁻11 हो गया ना भाई। पता नहीं कोई हल्की फुल्की गड़बड़ हो रही है, ये डी के कारण ही गड़बड़ हो रही है। त्रिज्या का एक विलगित गोला है, वायु में रखा हुआ है, तो दो प्लेटों के बीच की दूरी का मान हमारे पास 2 गुणा त्रिज्या होगी, और 2 गुणा त्रिज्या हमने किया। 1 मिनट। आठ पॉइंट 854 इंटू अपना गड़बड़ तो नहीं किया हुआ, चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ इसमें मिस्टेक हुई है। ऑप्शन तो कोई सा भी नहीं आ रहा ना पास पास। 2.7 आ रहा अपना उत्तर है। देख लेते हैं भाई गड़बड़ क्या है। हाँ है नहीं, इसका एक शुद्ध सीधा सूत्र है 4πε0 इंटू आर। हाँ मैंने कहा वो ये 12वीं क्लास वाला सूत्र है सीधा, वो मैंने जो स्टार्टिंग बताया वही है 4πε0 इंटू आर। ये 12वीं क्लास वाला सीधा सूत्र है। यहां पर वैल्यू रखोगे तो उत्तर आ जाएगा, ये इस पर उत्तर नहीं आर के कारण। ये सारे सवाल आपके आगे के एडवांस के सवाल हैं। इसमें देखो कि ये 3 है कि कैपेसिटर की पैरावैद्युतिक हानि कौन सा मापता है, तो शेरी ब्रिज होता है, एक डी छोटी ब्रिज होता है, 2 मापा जाता है, मेजरमेंट के अंदर पढ़ते हैं। हेज ब्रिज होता है जो Q का मान 10 से अधिक होता है तो प्रेरकत्व मापता है। मैक्सवेल होता है तो जिसमें Q का मान 1 से 10 के बीच में होता है, जिसे मीडियम का मान होता है, ये हाई मान होता है, ये मीडियम होता है, ये भी क्या मापता है, प्रेरकत्व ही मापता है। एंडरसन ब्रिज होता है, इसमें Q का मान 1 से कम होता है, ये भी क्या मापता है, प्रेरकत्व। ये तीनों ही प्रेरकत्व मापते हैं। लो मान के मापने को एंडरसन, मीडियम को मैक्सवेल, हाई को हेज। हम ऐसे याद रखते थे, एच है हाई को हेज, मैक्सवेल, एंडरसन की जगह लैंडरसन करके याद रख लेते थे। जिससे क्या होता है, जो आगे अक्सर आता था ना वही हमारे पास प्रेरकत्व मापन किया जाता था। शेरी ब्रिज और डी छोटी ब्रिज है जो कैपेसिटेंस का मेजरमेंट करते हैं। ये मामला है। ये सारे सवाल जेई वाले हैं, ये बाकी के क्यों देखेंगे, तंग हो जाएंगे थोड़ी देर में, और क्यों होंगे। ये सवाल हैं तो ये कोई सवाल टफ नहीं है, ये तो आपको अभी करने बाकी है।
12 हेनरी दो इकाई रूप से युग्मित कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कितना है? 12 है। इसका मान कितना आएगा? 12। अभी हम यही मान पढ़ेंगे, आगे तो सारे इंडक्टेंस के सवाल होंगे हैं। हाँ तो इंडक्टेंस तो अभी पढ़ना है ही, ये तो अभी इंडक्टेंस तो पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो बाकी वाले परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये आपका आईटीआई वाले सवाल थे नहीं, थे क्या? आपको क्या पता, आपने क्यों खोले किताब है? चलो अब हम करते हैं, हम इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो अब एक एक सवाल को ध्यान से देखना भाई। हमें एक प्रेरण का पहले संयोजन पढ़ लेते हैं, आसान आसान चीज है, बस लिखनी है। प्रेरकत्व का संयोजन, आप ब्रैकेट में लिख दो प्रतिरोध की तरह। क्या लिख दो ब्रैकेट में? प्रतिरोध की तरह। प्रेरकत्व का संयोजन क्या होगा? प्रतिरोध की तरह, ब्रैकेट में लिख देना। क्योंकि यदि आप इसका श्रेणी संयोजन करेंगे तो ये है L1, ये है L2 और ये क्या है? L3। तो हमारे पास ये L है, L1 प्लस L2 प्लस L3। ऐसा किस में होता है भाई? प्रतिरोध में। सेम प्रतिरोध की तरह ही है। दूसरा है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में L1 प्लस L2 प्लस L सॉरी 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो ये हमारे पास कौन सा संयोजन हो गया भाई? समांतर क्रम संयोजन हो गया। ये हमारे पास कौन सा संयोजन हो गया भाई? श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। तो हमारे पास दो संयोजन है, एक समांतर क्रम संयोजन है और एक कौन सा संयोजन है भाई? श्रेणी क्रम। पानी बोतल ले आओ। लिख लिया? तो सेम प्रतिरोध की तरह है, कुछ भी नया अलग से कुछ भी नहीं है। यदि मान लो 5 हेनरी के 4 श्रेणी क्रम में लगाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 20। वैसा ही जैसा प्रतिरोध में होता है, सेम का सेम लॉजिक है। कैपेसिटर में है जो अलग लॉजिक होता है। अब देखो कि ऊर्जा, जो ऊर्जा संचित होता है ना,
ऊर्जा संचित का सूत्र क्या होता है भाई? E बराबर 1/2 LI²। E बराबर 1/2 LI²। L हमारे पास क्या होता है? प्रेरकत्व है। और I हमारे पास क्या होता है भाई? धारा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। इसके लिए भी आपको मैं दे सकता हूं। ये हमारे पास है करो। कर लो भाई बाकी का। कौटिल्य क्लासेस है। मेरी फैमिली में 2 TG2 हुए हैं। हमने भी कोर्स ज्वाइन कर लिया है। ठीक है भाई। है 0.25। एक और राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर वालों की सूचना है कि टेक्निकल हेल्पर के लिए जो नोटिस है, मतलब केवल टेक्निकल हेल्पर के लिए नहीं, ऊर्जा विभाग ने ये टोटली नोटिस दिया है। नोटिस क्या मैं बता देता हूं आपको। एक हाँ इसमें है मेरे पास। ऊर्जा विभाग ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक विषय पर लेटर लिखा है कि बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्रम में उन्होंने ये लिखा उसमें कि उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई बजट घोषणा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां की जाएगी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसके लिए इन्होंने लेटर लिखा है कि आगामी 4 वर्षों में हमारे पास अलग अलग संवर्ग में वैकेंसी जारी करनी है, तो पदों की संख्या किस साल में कितनी खाली होगी ये बताई जाए। और उन्होंने ऐसा एक परफॉर्मा दिया था पूरा कि 2025-26 में कितनी खाली होगी, 26-27 में कितनी होगी, 27-28 में कितनी होगी, 28-29 वाला जो फाइनेंशियल ईयर हो ना उसमें कितनी वैकेंसी खाली होगी। तो ये बताई जाए, टोटल बताया जाए, योग बताया जाए कि कब कब कितनी कितनी वैकेंसी खाली होगी। और ये उन्होंने ऊपर लिखा है कि ये सब हम इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम इसकी वैकेंसी के हिसाब से तैयारी रखें, वैकेंसी जारी करें। यह है एक सूचना जो है आम जिंदगी। एक है मिंटोस जिंदगी, जिसमें पहले उन्होंने कहा था कि हम रोडवेज में भर्ती जारी करेंगे 1500 पदों की। आज की सूचना है कि आज बैठक बुलाई गई है कि संविदा पर कैसे नियम बनाए। ये आज की सूचना है, इसलिए कुछ कह पाना इधर बड़ा मुश्किल मामला है। क्योंकि एक तो दिख रहा तो लिख रहा है कि वैकेंसी आएगी। अभी उसमें वो भी था ना बिजली, उसमें रोडवेज में 1500 पदों का आने वाली है। आज ही उसकी सूचना ये है कि संविदा के लिए नियम बना रहे हैं वो। तो पता नहीं क्या चाहते हैं। 10 एम्पियर 5 मिली हेनरी। ई का मान बताइए कितना कितना आया। ई बराबर सूत्र क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है, 1/2 LI²। 1/2 गुणा L कितना है भाई, 5 क्या है मिली हेनरी, 10⁻³ धारा कितनी है 10, 10 गुणा 10। तो ये हमारे पास 5 में 2 का भाग दिया था या 2.5, और 2.5 को 100 से गुणा किया तो 250 हो गया, इंटू 10⁻³ आया कि नहीं आया।
बराबर क्या है, 0.25 जूल आ गया क्या, यही है या कुछ और आ गया, तो फिर ठीक है। इसका मतलब है कि आपका गुणा भाग सही है, गुणा भाग का ही मामला, और कुछ है ही नहीं इसमें तो। एक, तू जा, है? तेरा दोस्त है, मैं मना नहीं कर पाया फिर। कल आया नहीं तो रात को सोया नहीं था। कितना किलोमीटर दूर है गांव? अरे शर्म कर फिर का है? फिर उसमें क्या ही नींद आनी है 2 घंटे का? है? हाँ, मन भी नहीं था। हाँ, अगला है हमारे पास, एक होता है स्व प्रेरकत्व और एक होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। देखो कि जैसे मान लो मैंने दो कुंडली लिए, एक हमारे पास है L1 और दूसरा क्या है L2। L1 में धारा प्रवाह करने पर इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, L2 को काटेगा। और L2 में धारा प्रवाह होगा तो यहां भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो किसको काटेगा, तो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल। और इसलिए हम पढ़ते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में। हमारे पास है इसे क्या कहते हैं, एक युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर का डिनोशन किससे होता है, के से। कपलिंग फैक्टर के बराबर होता है m/√L1 गुणा L2। m बराबर होता है के बराबर m/√L1 गुणा L2। जहां पर L1 व L2 क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है स्व प्रेरकत्व, यानी इसका खुद का जो मान है वही। और m क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व। m क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व। और आदर्श अवस्था में पूछे के का मान क्या होता है, आइडियली के का मान 1। जितना फ्लक्स बनेगा पूरा काटेगा, इधर जितना फ्लक्स बनेगा पूरा काटेगा, ये तो आदर्श अवस्था हो गई ना। और प्रायोगिक कह दो या वास्तविक कह दो, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकली, उसे वास्तविक कहते हैं। वास्तव में के का मान 1 से क्या होता है, छोटा। तो प्रायोगिक कह दो या वास्तविक में तो 1 से छोटा होता है, लेकिन आदर्श अवस्था में के का मान कितना होगा, 1। करो नोट, के बराबर m√L1 इंटू L2। और के है, ये हमारे पास क्या होता है भाई, मात्रकहीन, इसका कोई मात्रक नहीं है। और के का मान 1 लिख दिया, मतलब के तो के है, तो m बराबर के गुणा L1 इंटू L2 लिख सकता हूं क्या, लिख ही सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है, सेम ही था।
हो गया भाई? ये हो गया, तो अगला सवाल जो इन्होंने दिया वो इसी पर दिया है, कर लो। आ गया? कितना आया? 12। क्योंकि हमारे पास इसको सिंपल सा एक तरीका था कि आपको ज्ञात करना था m बराबर k इंटू L1 गुणा L2। इन्होंने कहा k का मान तो 1 है, क्योंकि ये कहा है यूनिटी कपल्ड कोई है कि नहीं है। k 1 इंटू ये 12 इंटू 12 144 है, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 12 हेनरी। ये बना था। ये भी हमारे पास ऐसा ही कोई मामला है, देखो क्या है। कितना आया? 2 आ गया। क्योंकि दो कुंडलियों के बीच कपलिंग फैक्टर का मान क्या होगा, जब प्रत्येक कुंडली का स्व परिणाम 30 मिली हेनरी और अन्यों ने कितना है 60। तो इन्होंने यही कहा है कि हमें ज्ञात करना है के का मान, एम का मान इन्होंने दे रखा कितना है भाई 60 मिली हेनरी, और ये है 30 मिली हेनरी गुणा 30 मिली हेनरी। तो भाई इसका वर्गमूल तो 30 ही आया है, बराबर मान कितना आ गया 2। यही तो हुआ। अगला है हमारे पास कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक, तो ये है, तो अधिकतम इतना ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। क्या सवाल क्या है देख लो भाई। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक तो मिली हेनरी में क्या होगा?
यदि एक कुंडली में ये धारा का विद्युत धारा बहती है तो दूसरी कुंडली में इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये तो अपने पास एक सूत्र है, कौन सा है? आई बराबर एल डीवी बाई डी टी, है कि नहीं ये सूत्र? ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आई हमारे पास है, डीवी बाई डी टी का मान हमारे पास है, तो कौन सा धारित है? ये धारित है कि कोर से इतनी धारा बहती है, धारित हुई ना। ऐसे गलत सूत्र लिखा मैंने, सूत्र है V बराबर एल डी आई बाई डी टी। सूत्र गलत लिख दिया था, V बराबर एल डी आई बाई डी टी। V का मान कितना है? 10 पाई। L का मान ज्ञात करना, D बाई डी टी ये कितना है? 2 साइन 100 पाई टी। 10 पाई बराबर L गुणा 2, तो आगे आ जाएगा कॉमन, साइन पाई टी है ना, ये बन जाएगा कोस 100 पाई टी, और ये आ जाएगा 100 पाई। ये है भाई अवकलन। कोस पाई टी का मान क्या हो जाएगा भाई? कोस 0 का मान कितना होता है? कोस 0 का मान 1 होता है, तो कोस 360 का मान कितना होगा? 360 क्या होता है? 2 पाई। तो 100 पाई करोगे तो भी क्या होगा? 360 के गुणज में आया, मान तो एक ही रहना है। पाई से पाई क्या कर दूं? काट दूं। 0 से 0 क्या कर दूं? L बराबर क्या हो जाएगा? 1/20। 1/20 क्या है? हेनरी। तो बताओ कितना हुआ? 50 मिली हेनरी हुआ। मिली हेनरी में पूछा ना भाई, ये लो 1/20 हेनरी क्या होता है? मिली हेनरी में 50 आएगा ना। हेनरी को मिली हेनरी बदलोगे, किसे गुणा करोगे? 1000 से। 1000 में 20 का भाग दिया, कितना है? 50। ये लो करो सोल्व। अब इन्होंने पूछा है मेरे से तो मैंने उत्तर किया है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। मुझे ठीक ठाक अवकलन आ जाते हैं, काम चलाऊ। अवकलन समाकलन है, हमें नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं तो क्या करें भाई? सूत्र तो यही है, V बराबर एल डी आई बाई डी टी, जो हमने लिखा था। मामला तो केवल अवकलन का ही है। क्या हुआ? ओह माय गॉड, टेक्निक वैकेंसी। अब देखो कि इन्होंने पता नहीं क्यों बढ़ाई है, और बढ़ाई है तो भी आधी क्यों बढ़ाई है। कैसे मैं बताऊं आपको? मैंने टेक्नीशियन का एक अलग से पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरी चीजें समझाई भी थी कि भाई B2 और C1 कैटेगरी की वैकेंसी, उसमें मैंने बताया था आई नहीं है। जब वापस आएगी तो वैकेंसी में फॉर्म खोलने पड़ेंगे। तो इन्होंने वैकेंसी तो जारी की, फॉर्म भी खोले, क्यों? ये तो सीधा सीधा दिख रहा था। लेकिन आपने देखा कि अब की बार उन्होंने सारी वैकेंसी C1 कैटेगरी की तो खोली, B2 की तो केवल एक ही खोली, बाकी तो B2 वाली खोली नहीं इन्होंने। अच्छा, इसमें एक और कारण अटका हुआ है।
कारण अटका हुआ है कि पिछली बार टोटल 137 तरह के पद थे, अब की बार 18 निकाला पहले और 22 निकाला, अब टोटल कितने हुए 40 तरह के। और 137 में मान लेते हैं कि 15-20 डिपार्टमेंट या 25 डिपार्टमेंट मर्ज हो गए, जैसे होता है ना बैंक में 2 डिपार्टमेंट एक साथ हो जाते हैं, तो ऐसे मान लेते हैं कि 15-20-30 मर्ज हो गए, 100 डिपार्टमेंट तो अभी भी बाकी होंगे ना। 137 में 37 चले गए, मर्ज तो होते ही है, कई बार आपके इस गांव में भी बैंक थी, इस गांव में भी बैंक थी, बाद में मर्ज होके एक हो गई, ऐसा होता ना, कुछ डिपार्टमेंट मर्ज हो गए होंगे, लेकिन फिर भी 100 तरह के डिपार्टमेंट तो है ही। और वैकेंसी अभी भी कितने में आई है 40 में, 60 डिपार्टमेंट की तो वैकेंसी नहीं है। ये बड़ा मामला है। इस वैकेंसी में कईयों की वैकेंसी खा रहे हैं, लेकिन वेल्डर वालों की वैकेंसी पूरी जिंदा है? बाकी सबकी वैकेंसी खा रहे हैं, ये पता नहीं क्यों खा रहे हैं, जबकि अभी भी इन्होंने वैकेंसी निकाली, वो कम निकाली है, इन्होंने 100 में से निकाली भी तो 40 ही है डिपार्टमेंट की। पिछले 2018 की वैकेंसी डाउनलोड कर लो, 137 तरह के पद हैं, अब की बात पर पद हुए कितने 40। तो मामला है ना अभी भी गड़बड़ी। अभी कौन सा डिपार्टमेंट पूरे आगे, वो क्या दिखे नहीं दिखे, तो पहले ही दिख रहा था भाई, फॉर्म आपको वापस खोलने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार आपने C1 वालों को फॉर्म भरोए नहीं था, B2 वालों के फॉर्म भरोए नहीं थे, वो बाकी थे, तो फॉर्म तो भरवाने पड़ेंगे, फॉर्म तो भरवा रहे हैं। लेकिन फिर एक अभी और गोचा अटका हुआ है कि नहीं? वो यही है कि बाकी डिपार्टमेंट किधर गए, उनकी वैकेंसी जारी करो, है? अभी और बढ़ेगी, बढ़ना ही चाहिए, मुद्दा उठाएंगे अपन, क्योंकि अभी परीक्षा ले नहीं रहे तो मुद्दा तो उठाए, आज उठाते हैं मुद्दा कि बाकी डिपार्टमेंट गए किधर। बताओ। चलो, 300 एम्पियर टर्न प्रति वेबर के प्रतिष्ठम के एक चुंबकीय परिपथ में 4 इतना सा टर्न है। औसत विद्युत वाहक बल निर्धारित यदि कुंडली में बह रही धारा 2 एम्पियर की विद्युत धारा 15 सेकंड में उल्ट जाती है। सवाल कर लेंगे, सवाल थोड़ा सा क्या है, ऊपर नीचे है। ये कह रहा है कि कुंडली में औसत विद्युत वाहक बल निर्धारित करें। ठीक है, औसत विद्युत निर्धारित यदि कुंडली में बह रही धारा 2 एम्पियर की विद्युत धारा 15 सेकंड में उल्ट जाती है। धारा कितनी है? विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या है? BLV है। ये तो हमारा लगना है नहीं, क्योंकि V वगैरह है ही नहीं, इन्हें L है, ठीक है ना। एक हमारे पास L बराबर होता है N फाई बटा I, और एक हमारे पास E बराबर है L V बराबर L डी आई बाई डी टी है ना भाई, डी आई बाई डी टी, ये दोनों काम आएंगे। यहां से L का मान निकालो,
ये 300 एम्पियर टर्न प्रति वेबर क्या है? ये प्रतिष्ठम है? एन है 400, 5 फ्लक्स हमारे पास है नहीं। चलो देखो कि हमारे पास प्रतिष्ठम है 3000, ये हमारे पास है, ये चुंबक आ गए पूरा, एन इंटू आई बटा 5, नहीं एन इंटू आई बटा 5, ये होता है एमएम बटा वेबर होता है प्रतिष्ठम का सूत्र। तो यहां से 3000 तो है, नंबर ऑफ टर्न कितना है भाई 400, आई का मान कितना है 2, और फाई का मान है जो ज्ञात करना है, तभी तो ई आएगा। ज्यादा नहीं हो जाएगा कुछ बड़ा? एन का मान तो कितना हो गया भाई 400, फाई का मान आ जाएगा 400 गुणा 2 बटा 3000 बटा कितना हो गया 2, 2 से 2 काटा, 0 0 0 0 0 0, 160 बटा 3। मुझे अभी भी गड़बड़ से ही नजर आ रहा है। एल का मान गए लपड़ा, एल तो कहीं दिया हुआ नहीं था ना भाई, एन डी फाइव बाई डी टी होता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी है, सूत्र तो यही है। एल का मान यदि 160 बटा 3 लिखता हूं मैं, डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, 2 एम्पियर की धारा 15 सेकंड में उलट रही है, तो 2 बटा कितना आएगा भाई 15। तो अब देख लो 320 बटा 45, ये तो नहीं बन रहा है, किधर गड़बड़ हुआ? तीन 3000 एम्पियर टर्न प्रति वेबर के प्रतिष्ठम के चुंबकीय परिपथ में तार के 400 टर्न है। कुंडली में विद्युत वाहक बल निर्धारित करो। ई बराबर एन डी फाइव बाई डी टी, फाइव मेरे पास है नहीं, दिक्कत कहां आ रही है इसमें लाना? प्रतिष्ठम है, एमएम बटा रिएक्टेंस है, 400 गुणा 2 बटा 3000, हमारा फाई एकदम सही आया हुआ है, फाई में कोई दिक्कत नहीं है। फाई के बाद में एल में मान रखा 53.33, ये भी एकदम सही है। 160 बटा 3 क्या होता है 53.33। डी आई बाई डी टी में गड़बड़ हुआ हमारा सारा, ये कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा है, सब चीजें सही सही, एक ही जगह गड़बड़ आई, इधर आया गड़बड़। सही सूत्र 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 हम सही सही खेल रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं। इन्होंने कहा कि कुंडली में 2 एम्पियर की विद्युत धारा 15 सेकंड में उलट जाती है, 15 सेकंड में है जो +2 से क्या बन जाती है -2, 15 सेकंड में धारा +2 से क्या बन जाती है -2, उलट जाने का मतलब ये है, ये +2 है तो ये क्या हो गया -2। तो अब बताओ अंतर कितने सेकंड का हुआ 4, कितने में मतलब 4 एम्पियर का 15 सेकंड में, मामला इतना ही था। अब ये काट दो तो 320 की जगह कितना आ गया, दुगुना कर दो, 640, 640 बटा 45 ये है। अब काट दो उत्तर आ जाएगा। हाँ वो मतलब बाकी सब ठीक था, एक यही तो आके गड़बड़ था, बाकी तो सूत्र ही सूत्र खेला रहे हैं।
है भाई। अब हमारे पास है एक और मामला जिसमें डॉट कन्वेंशन को लेके एक सवाल रह जाता है। सवाल किसको लेके है भाई? डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन ये कहता है, मैं श्रेणी वाली डॉट बताऊंगा, ये L1 है, ये L2 है। जब इसमें धारा प्रवेश वाले पर इसमें भी धारा प्रवेश वाला है तो प्लस का 2m आएगा, ठीक है। और यदि डॉट कन्वेंशन ये भी कहता है इसमें L1 है, इसमें क्या है L2, इसमें धारा बाहर निकलने वाले पर चिन्ह है, इसमें भी बाहर निकलने वाले पर चिन्ह है, तो भी हमारे पास क्या आएगा भाई? प्लस का 2m, क्योंकि चिन्ह दोनों में क्या है? सेम। यदि इसकी जगह चिन्ह चेंज हो जाए, चिन्ह कैसे चेंज हो जाए भाई? एक में धारा प्रवेश करने वाले पर और एक में बाहर निकलने वाले पर हो, डॉट आया कि नहीं है अलग अलग जगह? तो यहां पर दो, इसका तो L1 है, ये L2 है, L1 प्लस L2, अब क्या आ जाएगा? माइनस का 2m। या फिर आप इसको ऐसे भी करते हो कि ये डॉट कर देते और ये डॉट कर देते, तो उसका भी अर्थ यही है। ये दोनों अलग अलग जगह आ गए, क्योंकि इसमें धारा बाहर निकलने पर, इसमें प्रवेश करने वाले पर। तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाता है? ये डॉट कन्वेंशन है, करो नोट। ये क्या कहलाता है? डॉट कन्वेंशन। क्या हुआ? पैरेलल? पैरेलल वाला कोई पूछे पूछे सीरीज भी नहीं अपने तो, मैंने वो भी बताया, सवाल आज तक एक नहीं है। मैं कहता हूँ उम्मीद है आ जाए भाई तो कर लो। लिखने में किसे लिखो, पैरेलल लिखो, सीरीज लिखो, सारा लिखो, है? पूछ
पूछ नहीं रहा ना, पूछे तो क्या दिक्कत है। ये तुम्हारा इसमें भिड़ते सवाल पैरेलल का था इसलिए। ये क्या सवाल है? ये तो प्रेरकत्व का सवाल, ये तो हो ही गया होगा आपसे। ये किसी से नहीं हुआ होगा आपसे। ये करो आप 50, 30, 40, 20 को प्रतिरोध मान के कर लो। इसमें स्टार डेल्टा लगेगा। अब ये जेई वाले सवाल लेके आए हो तुम, तो मैं आपको देखूं कि इसमें ना दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं। कौन सा कौन सा? 40 में कुछ जुड़ेगा तो 40 से ज्यादा ही होगा और 30 आएगा नहीं। तो यहां तो आएगा 50 और यहां आएगा 60। ठीक है, दो ऑप्शन तो है। दो ऑप्शन के अंदर मैं बताता हूं कि आप जब इसका डेल्टा बनाएंगे तो एक तो आपकी वैल्यू आएगी यहां पर, एक वैल्यू आएगी यहां पर, एक वैल्यू आएगी यहां पर, ये वैल्यू बनेगी। उसके बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। यही तो लॉजिक बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है कि जब स्टार से डेल्टा बनाते हैं तो डेल्टा के लिए हमने सूत्र लिखा था, जैसे R12 निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 अपॉन R3, ऐसा लिखा था नहीं लिखा था? तो ये 20 और 50 तो 70 हो जाएंगे, और ये हमारे देख क्या आएगा? 20 प्लस 50 प्लस 20 गुणा 50 बट्टा 30। ये हमारे पास क्या आएगा भाई? 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटा 50। ये इसको काटोगे 0 से 0, इसको काटोगे 6 दूना 12, ये 50 और 6 कितना हो गए? 56। ये कितना हो गए? 56। ये कुछ और मान आ जाएगा, इसके साथ ये जुड़ेगा तो कुछ और मान और जुड़ जाएगा। कुल मिला के मान कितना आएगा भाई बताओ? 50 आएगा। किसने कहा? लगा रहे हो तुक्के दोनों। उत्तर आएगा 60। उत्तर 50 आएगा ही नहीं इसका। उत्तर सीधे सीधा 60 है। ये आएगा 56। ये आएगा देखो 30 प्लस 50 प्लस 30 गुणा 50 बट्टा 20। 0 से 0, इसको काटा 15, 15 पंजा 75, और ये हो गया 80 75 कितना होते हैं? 155। और ये है 56, और वो है कुछ और। ये वैल्यू है ही नहीं, वैल्यू आएगी पॉइंटों में तुम्हारे। हैं? कौन है? कौन ग्राउंड मारा है? ओ हो, सही बात है। ये स्टार डेल्टा वाली लॉजिक नहीं है, तो 20, 30, 50। कैसे? ये कैसे पैरेलल कैसे हुआ? अरे ये लो, पैरेलल कैसे हुआ? ये तो बिंदु सारे एक ही जगह मिल गए। उत्तर 40 ही है इसका तो। 40 नहीं है, ये सारे एक ही जगह मिल गए ना। उत्तर है 40 इसका।
ये है ही नहीं कुछ। ये कह रहा है कि यहां से यहां तक ये बीच में कहीं प्रतिरोध है ही नहीं कुछ भी। ये सारा पॉइंट एक है, ये और ये पॉइंट एक ही है, बीच में कुछ भी प्रतिरोध नहीं है। उत्तर है 40। जो 40 आगे वाला दिख रहा है वो है उत्तर इसका। चालीस है, 40 बीच में कुछ है ही नहीं ना। यदि ये तीनों प्रतिरोध है तो इसका मान क्या होगा? तो आप इसको यहां लगा हुआ है, आप इसको यहां भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? तो इसको यहां लगा सकते हैं। अब ये दोनों एक ही है तो ये तो बीच में कोई पॉइंट प्रतिरोध थोड़ी ना है, तो ये तो एक ही पॉइंट हो गया। ये तो एक ही पॉइंट है, उत्तर 40 ही हो गया सीधा। कुछ करना था नहीं इसमें। 40 आएगा, 40 आएगा, 40 किलो कुछ नहीं है, हैं? आएगा कैसे 50? ले इधर दो, 50 कैसे आएगा? गलत है। आप मुझे बताओ, छोड़ो छोड़ो उसको। ये कह रहे हैं, कोई भी कह रहे हैं कि ये समांतर में है कि नहीं है, आप बाकी सब चीजें छोड़ दो। आप केवल इतना सा बताओ, यही डायग्राम है कि नहीं है? अब ये तीनों आपके समांतर क्रम में है क्या? है तो समांतर क्रम का डायग्राम बना के दिखाओ। अब यदि ये है तो मैं कहता हूं कि इस डायग्राम में इस डायग्राम फर्क क्या है? सेम है, ठीक है। इस डायग्राम में इस डायग्राम में फर्क क्या है? तो भी सेम ही है, क्योंकि ये नोड तो तीनों ही कॉमन है ना, बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो सीधी धारा गई, प्रतिरोध तो साइड में रह गया। प्रतिरोध में धारा जाएगी नहीं, सीधी जा रही है, डायरेक्ट ही चल रही है ना, ये मामला। इसका मतलब है ये चाहिए ऐसे सीधा नोड है तो ये तार तो डायरेक्ट एक ही जुड़ गए ना। समांतर में कब होता? समांतर में आप तब करते जब यहां नहीं जोड़ के इसको यहां जोड़ता। अब समांतर में है, इसका अंतिम बिंदु इधर, इसका अंतिम बिंदु ये, इसका अंतिम बिंदु ये तीनों का अंतिम बिंदु सेम जगह आया कि नहीं आया? और इन तीनों का प्रारंभ बिंदु सेम जगह। अब देख लो ये, अब ये इधर जुड़ना चाहिए, ये कहां जुड़ा हुआ? ऊपर। ये नीचे जुड़ता है तो कौन सा क्रम होता है? समांतर में। तो 50 आ ही नहीं सकता ना। आपके सामने रहा, ये लो मैंने डायग्राम बना के दे दिया है। 40 ही आएगा ना, जब यहां की धारा सीधी यहां तक तो चली गई, आगे कितना बचा? सीधा सीधा 40।
40 माना हुआ तो गलत है ना भाई, 40 बन कहाँ रहा है। इसका उत्तर यही है, कोई दिक्कत नहीं, बनता ही नहीं ना, और कोई से देख लो। हम धारा निकाल के ले जा रहे हैं ना, धारा को हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, और बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा, सीधी सीधी जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है बस। ये उसने जिसने बनाया उसने गलत लिखा, 50 के ऊपर की जगह नीचे लिखना चाहिए था तो उसका सही हो जाता, उसने गलत बना लिया था वो डायग्राम। ठीक है, ये हमारा अड़ंग सारे पूरे हो गए। अब ऐसे थ्योरी पढ़ेंगे हैं, किसका एलपी का एग्जाम होगा अक्टूबर में, संभावना है। और आपके और हमारे पास बिना संभावना है भी क्या? कब? 4 दिन बाद क्यों मंगाऊंगा? 28, 5 दिन बाद। कुछ मंगाएंगे ऐसे क्यों, क्या दिक्कत है, दिक्कत कर है? अब की बार मतलब क्या हुआ, मैंने कब निपटाया पिछली बार? प्रोग्राम, हाँ। नहीं इस बार थोड़ा सा पिछली बार तो काफी मामला किया था, रक्तदान वगदान और काफी कुछ, इतना कौन करेगा। तो देखेंगे, उसके बारे में तो विचार नहीं किया, लेकिन अपना ठीक ही होगा मामला है। हाँ पिछली बार तो किया था, पिछली बार तो काफी सारा किया था। अब की बार देख क्या हुआ, क्या था? ठीक है।